नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आपने देखने को देखा होगा इस चीज को। देखो इस तरह से हमारे पास कई बार मटेरियल आते हैं और इस मटेरियल को हम कहते हैं कॉम्पोजिट मटेरियल। इस मटेरियल को कहते हैं हम कॉम्पोजिट मटेरियल। कॉम्पोजिट मटेरियल मटेरियल अब हमारे पास कंपोजिट मटेरियल क्या होते हैं उसको बड़े ही ध्यान से समझना। ये पिक्चर आपको क्लियर दिख रही होगी। अगर कोई भी अगर पिक्चर क्लियर ना दिखे तो मुझे बताना जरूर है, ताकि मैं ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज करके आपको वो पिक्चर जरूर दिखा दूं। देखिए हमारे पास दो तरह की चीज होती है। हम इंसान टिकते नहीं है ना, हमें जो टिकाव है हमारे अंदर वो नहीं है। इंसान है, ये चलता है तो टिकाव नहीं होता। हमने जैसे कि आयरन बनाया है ना, जैसे हमारे पास आयरन मिला, हमें धरती से मिला, हमने उसको रिफाइन करके हमें इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, ये हमें मेटल मिल गया। और उसके बाद वो कहते हैं नहीं यार आयरन में ना जंग लग जाती है, प्रॉब्लम आती है, इसमें कुछ डाल दें। तो उसमें अगर उन्होंने कुछ डाला, क्या डाला, जैसे कि कार्बन। कार्बन जब डालते हैं आयरन के अंदर तो वो बन जाता है स्टील। अब ये जो स्टील है मतलब क्या है, आयरन प्लस कार्बन कर देते हैं तो वो स्टील बन जाता है, स्टील। अब ये जो स्टील है इसको अलॉय बोलते हैं बेटा। क्या है ये, अलॉय। अलॉय क्या है, दो चीजों को मिक्स करके बना देते हैं। कोई भी चीज जो दो अलग अलग मटेरियल को मिक्स करके, फ्यूज करके और एक दूसरे के अंदर मिक्स कर जाए और नया मटेरियल बन जाए, उसको हम अलॉय बोलते हैं। अलॉय के व्हील देखे आप, बोलते हैं जब गाड़ी में हमने अलॉय डलवाए हैं, अलॉय नहीं डलवाए हैं, आपने अलॉय व्हील डलवाए हैं। बात समझ रहे हो, अलॉय लोग हमने ना गाड़ी में अलॉय डलवाए हैं, अलॉय नहीं है मेरे बच्चे, अलॉय व्हील है। अलॉय तो अलग चीज है। तो व्हील उन्होंने डलवाया, अलॉय अच्छे मटेरियल के डलवाए हैं। अब ये एक नया मटेरियल बन गया अलॉय। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको पिघला कर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। ये करा क्यों अलॉय, अगर हम देखें तो अलॉय करा क्यों, क्योंकि बेटर हमें क्वालिटी चाहिए, हमें बेटर क्वालिटी के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए, बेटर हमारे पास स्ट्रेंथ हो, उसकी क्वालिटीज अगर अलग लगाए, हार्डनेस अगर बढ़ाना चाहते हो आप, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, तो बेटर क्वालिटी के लिए हमने ये बनाया था। लेकिन प्रॉब्लम वहां आ गई, जो दो चीजें आपस में मिक्स नहीं हो रही। आप चाहते हो कि भाई साहब मैं दो चीजों को मिक्स करूं और वो आपस में मिक्स हो नहीं रही, मतलब सॉल्युबल नहीं है, वो मिक्स नहीं हो रही है। स्टील और कॉपर को आप मिक्स करना चाहते हो, स्टील और कॉपर को मिक्स करना चाहते हो आप, कॉपर के साथ किसी और की चीज को मिक्स करना चाहते हो जो उससे नहीं हो रहा। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कुछ चीजें ऐसी कि कुछ मटेरियल जो होते हैं वो मिक्स फ्यूज एक दूसरे में नहीं होते। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको करना ये पड़ता है कि उसका धक्के से हम एक दूसरे को साथ जोड़ दें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिक्स करना पड़ेगा टू मटेरियल, फिक्स टू डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल कैसे करें, फिक्स कैसे करें एक दूसरे के साथ। चाहे तो आप अडहेसिव लगाओ, जैसे मर्जी करो मुझे नहीं पता, आप चाहे अडहेसिव लगाओ, चिपकाओ उसको, अडहेसिव लगाओ उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि सनमाइका और हम लकड़ी के बीच में हम अडहेसिव फेविकोल लगा देते हैं, उनको दोनों को आपस में चिपका देते हैं। ओके, इसी तरह हमारे पास चाहे आप किसी चीज को अगर वेल्डिंग करना चाहते हो, कोई चीज वेल्डिंग से जुड़ सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं जुड़ती, वेल्डिंग से नहीं जुड़ती। हमारे पास नट एंड बोल्ट लगाओ चाहे आप उस चीज को, चाहे आप जैसे कंक्रीट है। अब कंक्रीट क्या है, एक तरह का कंपोजिट मटेरियल है। देखो अकेला लोहा खड़ा करके दिखाओ, अकेला लोहा का सरिया जो है सीधा खड़ा करके वो भाई बेंड हो जाएगा। अकेला सीमेंट सीमेंट अकेला लगा के छत डाल के दिखाओ वो भी टूट जाएगा। लेकिन दोनों का मिक्सचर क्या जबरदस्त चीज बनाई और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी स्टार्ट कर दी। तो आपने क्या किया, आपने रीइंफोर्स्ड मटेरियल बनाया। रीइंफोर्स्ड का ये कि सीमेंट के बीच में सरिया डाल दिया, सरिया उसके बीच है, सीमेंट साइडों में, कंक्रीट साइड में है, और उस मटेरियल के कारण आरसीसी जिसे बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आरसीसी है भाई साहब उसने जबरदस्त रिजल्ट देने स्टार्ट कर दिए। तो वो क्या है, एक कंपोजिट मटेरियल है।
वो आपस में लोहा पिघलाया नहीं है, वो कोई पिघल के नहीं, आप उसको तोड़ोगे तो वो अलग अलग भी हो जाएंगे, लेकिन एक बार तो जुड़े हुए हैं। तो हमें कंपोजिट मटेरियल, चाहे आप एडहेसिव से जोड़ो, चाहे आप कोई और टेक्निक लगाओ, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि वो जुड़ जाए आपस में, और तब जुड़ने के बाद हम उसको यूज करें और उसको खींचें धकेलें जो मर्जी करें, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़े हो। जैसे इन्होंने बता रखा है एल्यूमिनियम और ब्रास, एल्यूमिनियम और ब्रास आपस में जोड़ दिए। अब ये दिक्कत क्या है, देखो इसमें बड़ा आसान था, इसमें बड़ा आसान था अलॉय वाले में, क्योंकि इसकी अपनी ही अकेली क्वालिटी है, अलग अलग प्रॉपर्टी है इसकी अपनी, मतलब पूरा एक मटेरियल बन जाता है और इसकी कोई प्रॉपर्टी फिक्स हो जाती है। अब स्टील की मैं कहूं कि प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ऐसा होगा ऐसा होगा होगा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम की एक अपनी प्रॉपर्टी होगी और ब्रास की अपनी प्रॉपर्टी होगी, और दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, और जब हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा और किस तरह से उसकी स्ट्रेस कैलकुलेशन करनी है, वही आज का हमारा टॉपिक है। तो भाई साहब पेपर पास करना है तो हमें क्या करना है, एक मटेरियल यहाँ पे, एक मटेरियल डाल दिया यहाँ पे, और इसके साथ दूसरा मटेरियल हमने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा मटेरियल हमारा यहाँ पे लग गया, मान लीजिए इसकी ऐसे बढ़ा देता हूं, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से दो मटेरियल है और आपस में दोनों को जोड़ दिया, चाहे जैसे मर्जी जोड़ो, मुझे नहीं पता, ये दोनों आपस में जुड़ने चाहिए, बस आप जोड़ना है इन दूसरे के साथ, और जोड़ना इतना जबरदस्त कि ये हिले ना एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़े, ऐसा जोड़ना है इनको, इनको ऐसे किया। ऐसे करने के बाद हमारे पास क्या किया, नीचे से इसको फोर्स लगाकर खींचा गया, यहां से फोर्स लगाया गया और नीचे की ओर खींचा गया, यहां से नीचे की ओर खींचा गया। मान लीजिए कि ये मैं इस तरह से सेंटर में दिखाता हूं कहीं पे, कि ये सेंटर में है, ठीक है, यहां पे दिखाता हूं, ये रहा, ओके, और इसको सेंटर में दिखाकर हम ये दिखाते हैं कि ये भाई साहब पी लोड इसके ऊपर लग रहा है, पी लोड इसके ऊपर लग रहा है। अब आप बताइए कि हमारे पास ये मटेरियल, अब मटेरियल दो है, ये वन मटेरियल है मान लीजिए, ठीक है, वन है, और ये टू मटेरियल है। अब देखिए मैं आपको बोलूं, इसमें कोई भी मटेरियल आपस में जोड़ा जा सकता है, कॉम्पोजिट हो सकता है, तो मटेरियल आपस में जोड़े तो उसके कारण हमें क्या होगा, चीजें कैसे चीजों को समझना है। तो हमने समझ लिया, पहले तो ये समझ लिया कि क्या करना है, जो मटेरियल, जो कंपोजिट मटेरियल है उसको बनाना है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है। तो आपने ये समझना है भाई साहब कि कंपोजिट मटेरियल जो है, आप चाहे नट से जोड़ो, बोल्ट से जोड़ो, आप एडहेसिव से जोड़ो, किसी मर्जी से जोड़ो, लेकिन आपने जोड़ना है, और उससे क्या फायदा, क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी, हमारे पास बेटर क्वालिटी के मटेरियल बनेंगे और उसका फायदा हम उठाएंगे। लेकिन हमारे पास कैलकुलेशन कैसे की जाए, इसमें सिर्फ दो ही चीजें आपको समझनी है बस, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत ही छोटी सी बात है। क्या बात है, एक पहली बात तो ये है, पहला बात ये है क्या, कि जो लोड है, अच्छा इसके बारे में कुछ लिखवा दूं आपको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ लिखवाया नहीं है आपको, लिखवा दूं, कहीं नोट्स जो है वो काम आते हैं आपके, जस्ट होल्ड अ मिनट, आपको मैं कुछ लिखवा दूं इसके बारे में, कंपोजिट मटेरियल के बारे में, ठीक, एक सेकंड। यहां पे आ जाइए बेटा, कंपोजिट मटेरियल के बारे में कुछ लिखते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। तो हमारे पास क्या है, इसको लिख लीजिए, टॉपिक का नाम क्या है, एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार, क्योंकि हम सिर्फ बार के ऊपर कर रहे हैं, कंपोजिट बार, इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ज्यादा हम इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हम इसमें, ओके। तो हमारे पास कंपोजिट बार क्या है उसके बारे में लिख लीजिए। अ बार मेड अप ऑफ टू और मोर बार्स, अ बार मेड अप ऑफ वन और या इसको मेड अप ऑफ टू और मोर बार्स, टू और मोर बार्स,
2 या 2 या ज्यादा से उससे ज्यादा, मोर बार्स, ठीक है, ज्यादा बार्स लगी हो, ऑफ इक्वल लेंथ, ऑफ इक्वल लेंथ, ऑफ इक्वल लेंथ, उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल हो हमारे पास, ठीक है, मटेरियल्स फिक्स्ड विद ईच अदर, फिक्स्ड विद ईच अदर, फिक्स्ड with each other, एक दूसरे के साथ फिक्स किया जाता है उनको, ठीक है, with each other and behaving as one unit, behaving as one unit, behaving as one unit, एक यूनिट की तरह वो करें, ठीक है, बिहेव करें, ओके, फॉर एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन, फॉर एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन, फॉर एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है मेरे बच्चे। तो इस तरह से आप इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू an axial pull और पुश, ठीक है, चाहे उसको खींचो चाहे धकेलो, मतलब टेंसाइल फोर्स लगाओ चाहे कंप्रेसिव फोर्स लगाओ, वो एक यूनिट की तरह बिहेव करें, एक साथ उसके में एक्सटेंशन आएगी, एक साथ उसमें कंप्रेशन आएगा। तो अब इस तरह से हम इसमें देखेंगे, इसमें दो चीजें मेनली नोट करेंगे, कैसे है, पहला इसमें लिख लीजिए, पहली क्या है कंडीशन, इसमें स्पेशल लिख लीजिए क्या है, इसमें चेंजेस आएंगे वो लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले है कि कंप्रेशन और एक्सटेंशन इन ईच बार इज इक्वल, कंप्रेशन और एक्सटेंशन इन ईच बार इज इक्वल, मतलब दोनों का डेल्टा एल जो होगा, डेल्टा एल 1 और इक्वल टू होगा डेल्टा एल 2, दोनों का डेल्टा क्या होगा, सेम होगा, दोनों का डेल्टा सेम होगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, डेल्टा एल इसका चेंज ऑफ लेंथ, इसका चेंज ऑफ लेंथ, चाहे वो घटे चाहे बढ़े, दोनों की लेंथ जो होगी सामान्य रूप से जो है बदलाव आएगा, सिंपल सी बात, सामान्य रूप से बदलाव आएगा। अब देखिए हमारे पास एक चीज नोट कीजिए, अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेस क्या होता है, लोड हमारे पास स्ट्रेस क्यों, ई पे आ जाइए, सीधा ई पे आ जाइए, ई क्या होता है हमारे पास, ई होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, अब स्ट्रेन इधर ले जाइए, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेन इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस बाय ई, अब स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, इस तरह से हम लिखते हैं, और ये क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय ई, अब एल उधर ले जाइए तो ये आ गया सिग्मा एल बाय ई, तो हम इसको डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 L1 अपॉन ई, और हमारे पास E1 मतलब इस मटेरियल का E1 अलग होगा बेटा, क्योंकि मटेरियल अलग है, ये मटेरियल कोई और है और इसका E2 अलग है, लेंथ हमारे पास सेम हो सकती है तो L1 और L2 सेम हो सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, सिग्मा 2 L2 अपॉन E2, और हमारे पास अगर एज L1 इज इक्वल टू L2, क्योंकि और L1 और L2 सेम है इसलिए L1 और L2 की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास फाइनली क्या रह गया, सिग्मा 1 E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2, ठीक है, और कई बार हमारे पास इसको कैसे लिखते हैं, अगर एग्जाम में कहीं पूछता है तो ये पूछ देता है कि हमारे पास जैसे सिग्मा 2 इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, बस सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, इस तरह से भी पूछ सकता है, क्या, क्योंकि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम रहेगा,
स्ट्रेस का रेशियो और हमारे पास यंग मॉडुलस का रेशियो जो है वो सेम रहेगा। सिंपल सी बात, इतना सा हो गया। अब देखिए सेकंड क्या है हमारे पास, बी पार्ट में आ जाइए बेटा, बी पार्ट में। ये तो हो गया हमारे पास क्या कि कंप्रेशन और एक्सटेंशन सेम है। अब देखो जो लोड है, आप देखो हमारे पास यहां पे आइए मेरे बच्चे, इस चीज को नोट करना। अब आपने तो पी लोड लगाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसने कितना उठाया और इसने कितना उठाया। आपने तो पी लोड लगाया है, लेकिन हमें नहीं पता कि P1 कितना है और P2 कितना है। बात समझ आएगी मेरे बच्चे? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि एक बार समझ आता है, दोबारा दोबारा कई बार नहीं समझ आता, दोबारा पूछने का मौका नहीं मिलता। आप लाइव हो तो फायदा है आपको, ठीक है। P1 है बेटा और ये P2 है, और यही हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, ये दुविधा है हमारी कि P1 और P2 नहीं पता, P1 कितना उठाएगा और P2 कितना उठाएगा, ये दुविधा है हमारी। लेकिन हमारे पास एक चीज दिखने को मिल रही है कि भाई साहब P जो लग रहा है ना, जितना भी P1 हो जितना भी P2 हो, लेकिन दोनों को जोड़कर इक्वल टू P ही आना है। अगर P मान लीजिए 100 है, अगर टोटल जो लोड है वो 100 है, ये चाहे 20 उठाए ये 80 उठाए, हमें क्या टेंशन। ये चाहे 50 उठाए ये 50 है, हमें क्या टेंशन। एडअप करके तो वही आ रहा है ना, 100 आ रहा है। ये अगर 60 उठा रहा है या 40 उठा रहा है और जोड़ के तो 100 ही आ रहा है। तो हमारे पास लोड जो है, टोटल लोड जो है वो इक्वल आ जाएगा बाय द इंडिविजुअल लोड, ठीक है। तो लोड जो है वो इंडिविजुअल के कारण हमारे पास आ जाएगा। कैसे, इसको लिखेंगे टोटल एक्सटर्नल लोड ऑन कॉम्पोजिट बार, टोटल लोड ऑन कंपोजिट बार। तो कंपोजिट बार पे जो एक्सटर्नल लोड जो लग रहा है, टोटल लोड जो लग रहा है ऑन, इसको एग्जैक्ट स्पेलिंग एग्जैक्ट लिखें तो इज इक्वल टू सम ऑफ लोड्स, इज इक्वल टू सम ऑफ लोड्स carried by individual बार। तो एक अकेली बार जो भी उठाएगी, तो हमारे पास मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि P जो है इक्वल टू P1 प्लस P2 है। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है कि P1 प्लस P2 जो है वो इक्वल टू टोटल लोड आ जाएगा, P के इक्वल आ जाएगा। बस इतनी सी बात हमें समझानी है। अब हमारे पास रह क्या गया, कुछ भी नहीं। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है P1 बाय A1। तो A1 इधर ले आइए बेटा, सिग्मा 1 A1 क्या आ गया P1। इसी तरह हमारे पास सिग्मा 2 P2 बाय A2, और A2 इधर ले जाइए तो A2 के साथ मल्टीप्लाई होके P2 आ गया। बस इसको यहां पे पुट कर दो, सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2, और यही हमारा फाइनल फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल का, इन दोनों की हेल्प से। यहां पे ये वाला फॉर्मूला मेरे बच्चे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है एक, और दूसरा फॉर्मूला ये वाला। इन दोनों की हेल्प से हम कोई भी न्यूमेरिकल जो इसके रिलेटेड है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए बेटा, इनको लिख लीजिए। तो याद भी कर लीजिए बेटा, ऐसे नहीं है सिर्फ लिखना है, इसको याद भी कर लीजिए कि कंपोजिट अगर आता है कहीं पे तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है, इतना सा इजी सा है कि लोड हमारे पास इक्वल होगा और एक्सटेंशन भी इक्वल होगी, बस और कुछ नहीं है, इस तरह से कर लो मेरे बच्चे। ओके, हो जाएगा क्या? इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है, जल्दी से पूछ सकते हैं आप। ओके, चलिए आगे।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।